कंजर्वेशन लॉ इन न्यूटोनियन फॉर्मूलिज्म ऑफ मैकेनिक्स। इस टॉपिक से कंजर्वेशन लॉज पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इनमें क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, या फिर और क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। एक्चुअली ये बहुत बेसिक टॉपिक है, तो इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। तो हम इनके कंजर्वेशन लॉज में एनर्जी कंजर्वेशन, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस और इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है और इसको हम देखेंगे भी। ठीक है, तो कंजर्वेशन में सबसे पहले आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करोगे कि इफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, हम एक सिस्टम की बात करते हैं जिसपे फोर्स, सभी नेट फोर्स लग रहा हो और वो कंजर्वेटिव हो एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, तो वो सिस्टम, उस सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इफ ऑल फोर्सेस acting on a system are conservative and independent of time, then total mechanical energy, total mechanical energy of system remain conserved। ओके, तो कंजर्व सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होने के लिए जो फोर्स उस पर काम कर रहे हैं, टोटल फोर्स यानी ऑल फोर्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये दो चीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यानी कि सिस्टम की जो इनिशियल में सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो फाइनल में भी इनिशियल की, फाइनल की टोटल एनर्जी भी सेम रहेगी, इनिशियल के बराबर। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे, अभी देखेंगे इसमें एक शब्द आया था कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं वो देखेंगे हम। कंजर्वेटिव फोर्स, इसको समझने के लिए हम पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। ए फोर्स is said to be conservative if its work done is
इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ओके, मतलब इसका क्या है कि मान लो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में आने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। ओके, नो आप इसको फर्स्ट कहो, इसको सेकंड और ये थर्ड। इन 3 रास्तों से आप ए से बी पर पहुंचते हो। तो जो आपने वर्क किया वो अगर इक्वल है तो आपका फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। अगर वो पाथ ए से जाता है और पाथ 2 से जाता है, अगर दोनों का वर्क डन क्या इक्वल नहीं है, देन ये फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क कोई भी वर्क होगा उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल एफ फोर्स डॉट डी एल। ओके, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जा रहा हूँ फर्स्ट पाथ से, पहले 1 नंबर पाथ से, तो एफ डॉट डी एल इक्वल टू मैं इनिशियल से फाइनल पे जा रहा हूँ 2 नंबर पाथ से, और एफ डॉट डी एल। ओके, ऑब्वियसली फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देन इनिशियल टू फाइनल एफ डॉट डी एल, और ये है थर्ड। तो मैं 3 रास्तों से जा रहा हूं और मेरा वर्क डन क्या होगा, तीनों में ही इक्वल होगा। ओके, नाउ हम किसी दो की बात करते हैं, इन दो की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, इनिशियल टू फाइनल एफ डॉट डी एल फर्स्ट माइनस इनिशियल टू फाइनल टू एफ डॉट डी एल इक्वल टू 0। मैं बराबर से इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल में 0। ओके, अब अगर मैं इसकी लिमिट चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं लिमिट को इसको पलट देता हूँ, इनिशियल टू फाइनल है इस वाले सेकंड पाथ में, तो मैं फाइनल टू इनिशियल करता हूँ तो माइनस साइन आ जाता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इनिशियल टू फाइनल एफ डॉट डी एल माइनस 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 प्लस, और फाइनल टू इनिशियल एफ डॉट डी एल और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दूसरा नंबर पाथ। तो ये हो गया कि मैं एक ए पॉइंट से बी पे जा रहा हूँ और बी से वापस 2 नंबर पाथ से ए पे आ रहा हूँ, यानी कि क्या हो गया, ये क्लोज लूप हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डॉट डी एल इंटीग्रेशन क्लोज पाथ इक्वल टू 0। यानी कि एक फोर्स को आप कंजर्वेटिव कहेंगे अगर क्लोज पाथ में वर्क डन कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो ए फोर्स is said to be conservative if its work done is 0 along all close path। आप इसको पाथ 1 और पाथ 3 को लेके भी ये सेम चीज़ प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो नाउ अभी मैं इसमें स्टोक थ्योरम यूज़ करना चाहता हूँ।
यूज स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक थ्योरम मैं यूज करूँगा, तो स्टोक थ्योरम से जो एफ डॉट डी एल है, वो जो लाइन इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो ये लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में चेंज होगा, तो डेल क्रॉस एफ और डी एस इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। दैट्स मीन सरफेस तो अपना 0 है नहीं, तो क्या होगा, अपना ये जो क्वांटिटी है डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। तो जब भी आपको कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं ये चेक करना हो, तो हम इस फॉर्मूले को, यानी कि हम उसका डेल क्रॉस एफ करके पता करेंगे कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो इट इज यूज्ड टू चेक वेदर a force is conservative या नॉट। ये चीज़ पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सम एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो ऑल कंजर्वेटिव फोर्स में पहला फोर्स आता है ऑल कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो जिसका कोई भी कांस्टेंट का अगर डेल क्रॉस एफ करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, 0। सेकंड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी अट्रैक्टिव है, डाउनवर्ड टू अर्थ तो माइनस, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स है तो माइनस मैंने लगाया इसका। तीसरा है कूलम्ब्स फोर्स। कोलम्बिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स सेम प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये फोर्स भी क्या है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स। और जो फोर्स है स्ट्रिंग के अंदर, अपनी स्प्रिंग के अंदर लगता है वो, तो F इक्वल टू के एक्स की जगह आप लिख सकते हैं एलोंगेशन या कंप्रेशन। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए कंजर्वेटिव फोर्सेस के। अब पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे? तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि इट इज ए स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑफ कंजर्वेटिव
It is a scalar representation of conservative force. If we use potential energy, then it means we are using conservative force in scalar force. Okay. नाउ हम इसको कैसे लगाएं? देख, अपन ने डिफाइन किया कंजर्वेटिव फोर्स को F इक्वल टू 0, डेल क्रॉस F इक्वल टू 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब मैथमेटिकल आइडेंटिटी एक होती है कि किसी भी ग्रेडियंट फंक्शन का करल 0 होता है ना। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है कि करल ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इक्वल टू 0, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तो इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करें तो f हो गया कोई एक स्केलर फंक्शन, तो उस स्केलर फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेडियंट ऑफ u। ओके, अब ग्रेडियंट यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो तो वो ऑटोमेटिकली 0 होगा, तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है। लेकिन इन फिजिक्स हम यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल करते हैं, तो F इक्वल टू माइनस ऑफ डेल U। ओके, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इस पे आपको कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको एक फोर्स दे दिया अल्फा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जे या फिर आई प्लस बीटा एक्स की पावर 4 वाई जे के। तो आपको पूछ लेंगे कि अल्फा या बीटा की वैल्यू बताओ, या फिर अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है, तो आपको कुछ नहीं करना, डेल क्रॉस एफ करना है, इक्वल टू 0 रखना है। तो डेल क्रॉस एफ आई जे के, और एफ की वैल्यू आई की वैल्यू है डेल, इसको आप लिए डेल एक्स अपॉन डेल वाई और डेल जेड, और आई कंपोनेंट अल्फा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बीटा एक्स की पावर 4 वाई और 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, और ये आएगा 2 अल्फा एक्स क्यूब वाई माइनस 4 बीटा एक्स क्यूब वाई इक्वल टू 0, ये आएगा। और इसको 2 अल्फा एक्स क्यूब वाई इक्वल टू 4 बीटा एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो गया, अल्फा अपॉन बीटा आ गया 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ अब देखते हैं कि इंटीग्रल रिलेशन बिटवीन एफ एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में इंटीग्रल रिलेशन क्या है। तो एक आइडेंटिटी है डी यू, मैथमेटिकल में डी यू इक्वल टू डेल यू डॉट डी एल। मैथमेटिकल में ये आइडेंटिटी है, तो इसका यूज़ करके हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो डी अपन इस डी डेल यू की जगह अपने पास क्या एफ है, तो डी यू इक्वल टू एफ डॉट डी एल। तो यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल प्लस सी। तो ये रिलेशन, इंटीग्रल रिलेशन अपने पास आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में ये रिलेशन हो गया। या फिर आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ इनिशियल फाइनल
एफ डॉट डी एल, जब आप इस सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप जब लिमिट पुट करते हैं तो सी नहीं आता, अगर नहीं करते तो सी आएगा। तो अभी हम लिमिट पुट कर दी तो हम सी कैंसिल, सी इसमें नहीं आएगा, और ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब हम कुछ देख लेते हैं फॉर्मूले फॉर पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, कुछ केस हम केसेस के। तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स कैप। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, या तो वो कंप्रेशन हो सकता है या एलोंगेशन हो सकता है। तो ये हमारी कोई स्प्रिंग है, इसमें प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी फोर्स है, तो जब हम फोर्स का एफ डॉट डी एल करेंगे या फिर इसका इंटीग्रल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो यू पर हमारे पास आएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक्स आप एक्स फिर वी बाई एक्स क्या होगा, या तो एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या तो एफ डॉट डी एल निकाल लेंगे यू के लिए इनिशियल टू फाइनल। ओके, तो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एफ क्या होता है, माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और ये माइनस। ओके ना, इसी तरीके से सेम फॉर्मूला कोलम्बिक एनर्जी का होगा। तो कोलम्बिक एनर्जी में के Q1 Q2 अपॉन आर, सॉरी यहाँ पे आर नहीं है, आर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ आर है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कोलम्बिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब हम एक और बात की डिस्कस कर लेते हैं। जब अपन नियर टू अर्थ बात करते हैं, नियर टू मतलब अर्थ के सरफेस के आसपास की हाइट के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है और ये हाइट हो गई जेड, ओके, और इस पे फोर्स लग रहा है mg। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी माइनस ऑफ एफ डॉट डी एल प्लस सी। तो डी एल क्या होगा, डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ये हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे हम फोर्स किस डायरेक्शन में, इसको मान लो जेड डायरेक्शन मान लो, ऊपर इस डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन। तो हम इसका जब यू निकालेंगे तो यू आएगा हमारे पास mg जेड प्लस सी। तो इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, जेड बराबर 0 पे यू बराबर 0, तो हमारे पास सी बराबर 0 आ जाएगा। तो जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mg जेड।
ओके, अब एम जी जेड आपका ये बन जाएगा। आप आपके ऊपर है कि आप जो इनिशियल कंडीशंस है वो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो अगर आप मान लो इस हाइट पे आप पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हो, तो इसके ऊपर वाली एम जी एच और इसके डाउनवर्ड में माइनस एम जी एच। ओके, ये हाइट माइनस में, यहाँ से हाइट माइनस में जाएगी, तो आप के जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या इसमें आएगी, नेगेटिव में। नाउ एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो क्वेश्चन आपको मान लो एक कंजर्वेटिव फोर्स दिया है F इक्वल टू ए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। इस तरीके का कोई फोर्स दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो U इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल प्लस सी। तो माइनस ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, ए, तो ए कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और डी एल हमारा होता है डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप, या फिर आई जे कैप कहो क्योंकि फोर्स में आई जे कैप है, तो आई जे कैप कहो, आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप और प्लस सी। तो जब आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट इनका, तो ये आएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और प्लस सी। और ये किस तरह का, आप जब आप इस चीज़ का वो करेंगे डी ऑफ एक्स वाई, तो आपके पास जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, एक्स वाई, तो माइनस ए एक्स वाई प्लस सी। तो ये आपका हो गया आंसर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, यू इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वाई प्लस सी। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस दे दिए जाएंगे और आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होगी। तो इस तरह के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो हमें न्यूटन के सेकंड, हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। if f equal to 0, then p equal to constant, not 0, constant। अगर इसका क्या मतलब हुआ कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट अपना क्या बन जाता है इससे, स्टेटमेंट है कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, then linear
मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। बात पे ध्यान दें कि अगर नेट फोर्स होना चाहिए जीरो, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर टोटल किसी का एक्स कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट जीरो हो, तो उस सिस्टम का पी एक्स कंपोनेंट क्या होगा, कंजर्वेटिव। उस सिस्टम का पी एक्स कंजर्व्ड हो जाएगा। अगर पी वाई है, एफ वाई इक्वल टू जीरो है, तो पी वाई कंजर्व्ड हो जाएगा, कंजर्व्ड। और एफ अगर जेड कंपोनेंट जीरो है, तो पी जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ओके। तो इन ऑल पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन, जब पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन होता है तो उसके अंदर जो लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। यानी कि अगर पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन होता है तो उस टाइम में जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाता है, तो उससे टोटल जो कंजर्व मोमेंटम हो वो क्या हो जाता है, कंजर्व्ड हो जाता है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके। नाउ बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। हम ये जानते हैं अबाउट एनी पॉइंट। तो एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं एल इक्वल टू आर क्रॉस एफ, सॉरी आर क्रॉस पी। ओके ना, हमें पता है टॉर्क, हमें पता है लीनियर या एंगुलर मोमेंटम। ओके। तो ना चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लीनियर मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एल वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। ओके। नाउ दिस डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी, और पी क्या होता है, एम वी, प्लस आर वेक्टर क्रॉस, और डी पी अपॉन डी टी क्या होता है, फोर्स, तो एफ। ओके। वेन टू क्वांटिटी आर इक्वल, और इनको जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, जीरो। हमारे पास क्या बचा, डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके। और ये किसके इक्वल है, टॉर्क के। ये हमें अभी अभी देखा है इसके। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की, कि जब किसी सिस्टम पे टॉर्क जीरो होता है, जब किसी सिस्टम पे टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू कांस्टेंट या कंजर्व, एक ही बात है। या तो आप कांस्टेंट कह दो या कंजर्व कह दो, एक ही बात है। तो लीन एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल हो जाता है।
यानी कि डेफिनेशन ये बन जाती है कि इफ टॉर्क इज जीरो अबाउट ए पॉइंट, देन एंगुलर मोमेंटम about that point is conserved। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। अब एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल बराबर आर क्रॉस एफ, सॉरी आर क्रॉस पी, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस पी अबाउट, मान लो सपोज ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v अबाउट ए पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है और इससे इसकी डिस्टेंस ये आर कैप, इधर ये मूव कर रहा है और ये आर कैप इसकी पोजीशन वेक्टर आर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर तो ये आपकी जो है वो आर परपेंडिकुलर है। ओके, तो एल को आप कैसे लिख सकते हैं? पी आर साइन थीटा, ठीक है। और ये आर क्या है? ये आर परपेंडिकुलर क्या है? आर साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर परपेंडिकुलर। ओके, नाउ एक और देख लेते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क क्या रिप्रेजेंट करता है? टॉर्क रिप्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जो किसी फोर्स की वजह से किसी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट आता है तो उसको टॉर्क से डिफाइन किया जाता है। अबाउट ए पॉइंट torque is defined as R क्रॉस F। इस तरीके से आप टॉर्क को डिफाइन करोगे, ठीक है।